के लिए भी इम्पोर्टेंट है। स्क्वायर रूट से तो कुछ नहीं है। ऐसा है, देखो देखो, ये वाटर सरफेस है, यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स से लाइट निकल रही है, ये एक लाइट रे है, ये कोई दूसरी लाइट रे है, जैसे वो धार्मिक सीरियल आता है ना, उसमें से नीचे से कोई आता है तो लाइट ऐसे आती है, तो वो रेड टाइप का, रेडिश टाइप का जो है लाइट बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि वायलेट कलर का तो TIR हो जाएगा, तो बाहर जो है रेड टाइप का होगा, तो लाल लाल टाइप से आएगा बाहर। तो ये है। अब यहाँ से क्रिटिकल एंगल वाली सिचुएशन को देख लेते हैं। क्रिटिकल क्या है? वो पेयर है, ये रेयर पेयर है जो रेयर में 90 डिग्री है, और इधर क्या है? क्रिटिकल एंगल है। अब यहाँ पे एक चीज है, एक चीज शायद ये क्वेश्चन में हाइट नहीं दिया था, बट हाइट एज्यूम कर लेना था। अगर नहीं के सोचे होगे कि अच्छा सर दिया हुआ होता तो मैं कर ही लेता है तो ये हाइट एक मिस हो गया था। तो चलो यहाँ से ये जो है क्रिटिकल सर एंगल। नहीं सर चलेगा सर। सर साइन थीटा लेके कर दिए हैं सर, साइन अच्छा। थीटा से लेके उसको। नहीं ठीक है, तब भी नहीं होगा, कैसे करोगे? ठीक ठीक ठीक। चलो म्यू को हाइपोटेनस ले लिया मैं, ये एयर है और ये म्यू है। परपेंडिकुलर वन। चलो ठीक है, तो ये सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन है, जस्ट जितने एरिया से लाइट बाहर जा रही है, ये हमारा पॉइंट सोर्स है, और ये पॉइंट सोर्स रेडियली आउटवर्ड टोटल एनर्जी रेडिएट कर रहा है ऐसे। ऐसा है, ऐसे जो है रेडियली आउटवर्ड हर डायरेक्शन में लाइट जा रही है। कुछ एक सर्कुलर पैच से लाइट बाहर जा रही है, बाकी सारी मीडियम में ही है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से हमें निकालना है कि परसेंटेज ऑफ एनर्जी गोइंग आउट पर सेकेंड। तो P जूल तो ये पर सेकेंड रेडिएट कर रहा है, कुछ परसेंटेज बाहर जा रहा होगा। हाइट हम h ले लेते हैं, तो जस्ट ये 90 डिग्री तक होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा सी होगा। साइन थीटा सी की वैल्यू हमें पता है, साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/μ रिलेटिव, और अगर बाहर एयर है तो ये 1/μ हो जाएगा। 1/μ हुआ तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन वाला, इस ट्राइंगल को देखोगे, ये ट्राइंगल ऐसा है, ये जो है थीटा सी हुआ, ये है h हुआ, और ये r हुआ, तो tan थीटा सी। अब ये साइन थीटा सी की वैल्यू, साइन थीटा सी की वैल्यू, तब से ब्रेक था, तब से कोई फोन नहीं। ये है साइन थीटा सी, ये हमारा थीटा सी है। तो h की वैल्यू यहाँ से tan साइन थीटा क्या हो जाएगा? ये थीटा सी यहाँ पे है भी, ये है म्यू, और 1 है, ये 1 है, सॉरी परपेंडिकुलर 1 है, और ये हाइपोटेनस जो है वो म्यू है, ये हो जाएगा क्या? स्क्वायर रूट ऑफ 1 म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये साइड जो है साइन थीटा सी की वैल्यू इस ट्रायंगल में मुझे पता है, साइन थीटा सी मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो वो है 1 1 और ये म्यू, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1, म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो सेम यहाँ पे भी ये ट्रायंगल होगा। आप tan थीटा सी इसमें लिख लोगे, tan थीटा सी इज इक्वल टू h बाई आर, tan थीटा सी इज इक्वल टू r बाई h इज इक्वल टू, यहाँ से लिख लोगे 1 बाई म्यू माइनस 1, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो इससे r की वैल्यू आ जाएगी। रेडियस ऑफ सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। इसका एरिया हो जाएगा, एरिया इसका पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा h पाई h स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हो गया एरिया।
अब दिया हुआ है कितना परसेंटेज जो है बाहर जा रहा है, तो ये वैल्यू याद रखना है कि सर्किल R इज इक्वल टू h बाई स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। h इज द हाइट फ्रॉम द सरफेस, म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब इस फेज से कितना परसेंटेज जा रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा हमको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि जो भी लाइट बाहर जा रही है, क्योंकि ये पॉइंट सोर्स है, तो ये पॉइंट सोर्स रेडियली एनर्जी रेडिएट करेगा। ये पॉइंट सोर्स रेडियली एनर्जी रेडिएट कर रहा है हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली, हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली। ये जो है इसका वाटर सरफेस है। तो हम बोल सकते हैं कि इस एरिया से जितनी भी एनर्जी इंटरसेप्ट होगी, इस एरिया पे जितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही होगी, वही बाहर जा रही होगी। तो ये जो सर्किल होगी वो किस रेडियस की होगी? ये जो सर्किल होगी वो इस रेडियस की होगी, और वो हाइपोटेनस के h और ये है r। तो पावर इसका P है, तो एनर्जी गोइंग आउट, एनर्जी गोइंग आउट, एनर्जी गोइंग आउट is equal to E is equal to energy radiated per unit area, मतलब intensity into this area of the cap। ये जो है टोपी का एरिया, ये जो है एरिया। सर एक बार बता दीजिए ना क्या सर, यही वाला जो लाइट जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, वो एनर्जी कितनी इससे बाहर जा रही है? अगर हम इसको सेंटर लेके एक स्फीयर बनाएंगे, क्योंकि पॉइंट सोर्स जो है वो इक्वली हर डायरेक्शन में रेडिएट करेगा स्फेरिकल टाइप के स्फेरिकल रीजन में, तो इसमें कितनी एनर्जी बाहर जाएगी, वो एनर्जी हम कैसे पता लगाएंगे? वो पता लगाएंगे कि इस एरिया पे जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है वही बाहर जा रही है। यस सर। जैसे कोई भी अगर स्फेरिकल अगर लेते हैं, तो ये जो कैप का एरिया यहाँ पे है, वही कैप के एरिया पे जितनी एनर्जी है वही तो बाहर जा रही है। बाकी सारी क्या है, इसके बाद की एनर्जी इसके अंदर ही है। तो एनर्जी गोइंग आउट इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया, टोटल स्फीयर पे पर यूनिट एरिया इनटू दिस एरिया, इनटू ये एरिया, इनटू ये मल्टीप्लाई कर। जब हमारा टारगेट है इसका एरिया को फाइंड करना, इस एरिया को फाइंड करना जिसका मैग्नीट्यूड है ए। तो और इस रिजल्ट को याद ही रख लेना है कि किसी कैप का एरिया अगर कभी फाइंड करना होगा तो ऐसे ही सेम फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। फ्लक्स के लिए भी ये यूज है, अगर याद होगा तो शायद वो पॉइंट चार्ज से और एक सर्कुलर डिस्क पे फ्लक्स बताया होगा। तो ये हमारा एरिया। नाउ कैलकुलेशन फॉर एरिया। एरिया जो हम फाइंड कर रहे हैं वो एक ऐसा कैप फॉर्म हो रहा होगा, ऐसा, इसका सेंटर ऐसे होगा, आइसक्रीम कोन टाइप का है ये टोटल एंगल कुछ सबटेंड कर रहा है। ये एंगल कितना है भाई? थीटा सी है, हाफ एंगल थीटा सी है, ध्यान रहे, हाफ एंगल थीटा सी है, हाफ एंगल थीटा सी है। टोटल एंगल कोन का जो है 2 थीटा सी है, ठीक है। बर्थडे वाले जो कैप होता है वैसे टाइप का जो है कोन बन रहा है, उस कोन का टोटल एंगल कितना है? 2 थीटा सी है। ये वर्टिकल के साथ हमने लिया था, ये हाफ एंगल थीटा सी। अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें एक थीटा पे मैं एक एलिमेंट ले लूंगा, थीटा पे यहाँ से ये है, रेडियस इसकी आर है, तो किसी थीटा पे एक एलिमेंट ले लूंगा ऐसे, और जिसकी विड्थ हो जाएगी डी थीटा। थीटा पे एक एलिमेंट लिया, थीटा पे ये लोकेटेड है, यहाँ से वर्टिकल से ले लो, यहाँ से ले लो ऐसे, थीटा थीटा, और इसकी विड्थ है डी थीटा, इसकी विड्थ है डी थीटा। तो ये डी थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आर डी थीटा। अब इसमें लोकेटेड एक सर्कुलर ऐसे ऐसा ये एलिमेंट होगा, ऐसा टाइप का है, ऐसे टाइप पे ये आर, ये कंप्लीट ऐसे बनेगा, ये रेडियस ऐसे होगा और ये रेडियस पे ऐसे हम इसको रोटेट करेंगे थीटा पे ये। तो अगर ऊपर से देखेंगे, हम ऊपर से देखेंगे तो ये जो छोटा सा एरिया है वो मुझे टॉप व्यू इसका अगर ड्रॉ करते हैं टॉप व्यू, तो टॉप व्यू में ये मुझे ऐसे दिखेगा, एक सर्कुलर रिंग टाइप का,
उस सर्कुलर रिंग की रेडियस हो जाएगी स्मॉल आर। इसमें कहाँ पे है स्मॉल आर? इसमें स्मॉल आर। और इसकी जो विड्थ हो जाएगी वो हो जाएगी आर डी थीटा। ठीक है, तो ये हुआ इसका छोटा एरिया, स्मॉल एरिया, इस एलिमेंट का एरिया। अब यहां से अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल से देखोगे, ये ट्रायंगल, ये अगर रेडियस आर है, ये थीटा है, तो ये रेडियस कितना हो जाएगा? आर cos थीटा, आर sin थीटा। सो दिस स्मॉल आर इज इक्वल टू आर sin थीटा। अब समझ पा रहे हो? ये जो कोन है, उस कोन के टॉप में जो कैप है, उस कैप पे हमने एक थीटा पे एक रेडियस लिया और उस पे लोकेटेड जो भी पूरा एरिया है वो कंसीडर कर रहे हैं। अब अगर हम इसको थीटा को चेंज करते जाएंगे तो ये जो छोटे छोटे सर्किल है, जब थीटा 0 पे होगा तो ये बिल्कुल टॉप पे होगा, उसके बाद धीरे धीरे सर्किल का रेडियस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब थीटा सी तक कर लेंगे तो पूरा पहुंच जाएगा, वहां पे पूरा पहुंच जाएगा सारा। ऐसे ऐसे जी एलिमेंट्स, सर। ऐसे ऐसे सर कई सारे एलिमेंट हो जाएंगे। हाँ भाई बताओ। सर कोन का सेमी वर्टिकल एंगल कभी चेंज नहीं होगा फिर? सेमी वर्टिकल एंगल कभी चेंज की बात नहीं है। बात ये हो रही है कि अगर थीटा मुझे नोन है तो उसका एरिया कितना होगा। अगर वो सेमी वर्टिकल एंगल π/2 हो जाएगा तो ये हेमिस्फीयर में रिड्यूस हो जाएगा। सेमी वर्टिकल एंगल अगर पाई हो जाएगा तो कंप्लीट स्फीयर बन जाएगा। समझ रहे हो? ये एक वेरिएबल चीज है, बट पर्टिकुलर थीटा के लिए मेरा एरिया का फॉर्मूला क्या होगा मैं वो फाइंड करना चाहता हूँ। थीटा सी की जगह कुछ थीटा होगा, अल्फा होगा, बीटा होगा, जो भी होगा वो रख देंगे। तो इसका स्मॉल एरिया, अब ये तो हमने एलिमेंट बना लिया, एलिमेंट वाइज हमें ऐड करना है, तो ये हो जाएगा डी ए इज इक्वल टू कितना होगा इसका एरिया? 2πr इंटू डी आर, 2πr इंटू डी आर की विड्थ है आर डी थीटा। यहाँ इसको पुट कर देंगे 2πr cos थीटा sin थीटा, आर का आर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा डी थीटा, ये हो जाएगा 2πr इंटू डी थीटा। जैसे एलिमेंट में ऑलरेडी सेंटर ऑफ मास है, ये सब में देख चुके हैं हम लोग कि 2πr इंटू डी आर होता था इसकी विड्थ। यहाँ डी आर क्या है? आर डी थीटा। कैसे हो गया? ऐसा हमारा एलिमेंट लिया है वैसे। तो टोटल एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, को पुट कर देंगे, हो जाएगा 2πr स्क्वायर sin थीटा इंटू डी थीटा। थीटा इज वेरिंग फ्रॉम 0 पे होगा तो वो एलिमेंट टॉप पे होगा। हमें कैलकुलेट करना है थीटा सी तक के लिए। तो इन जनरल जो है यहाँ पे अभी फाइंड करना है क्या, 0 से थीटा सी, ये आ जाएगा 2πr स्क्वायर sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, लिमिट पुट करेंगे 0 से थीटा सी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस cos थीटा सी और माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस cos 0 1 होगा, 0 मत कर देना। तो ये हो जाएगा 2πr स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा सी, ये होगा एरिया। अब यहां पे थीटा तो थीटा सी है, बट जनरल हमने क्या फाइंड कर लिया? एक चीज जनरल हमने ऐसे फाइंड कर लिया कि भाई ऐसा है, अगर यहाँ पे ऐसा कोई कैप एक सेक्शन हो रहा है और उसका सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो अगर थीटा है, तो ये पूरा एरिया कितना हो जाएगा? ए इज इक्वल टू 2πr स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा। अगर ये थीटा वेरी करते करते पाई हो जाता है तो कंप्लीट स्फीयर हो जाएगा। कंप्लीट स्फीयर होगा, वहां पे पाई पुट करोगे -1 आएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4πr स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला है। थीटा को 90 पुट कर दोगे, cos 90 0 हो जाएगा, ये जो है हेमिस्फीयर हो जाएगा, 2πr स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जनरल जो है, ये जनरल हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ये एरिया आ गया। अभी इस क्वेश्चन के बाद जैसे मान लो अब तुमसे क्या होगा कि मान लो ऐसे पूछा जाएगा कि भाई ऐसा देखो, एक ये सर्कुलर डिस्क है और इसके एक्सिस पे एक पॉइंट चार्ज है। तुम बताओ कि इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा। मान लो कि ये L डिस्टेंस पे है और ये जो है R डिस्टेंस पे है, रेडियस R है इस डिस्क का। अब तुम्हें फाइंड करना है,
अब इसमें सोचोगे कि भाई कोई पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज का जो फील्ड होता है वो तो रेडियली, अगर हम स्फेरिकल लेंगे तो हमारे लिए फ्लक्स का कैलकुलेशन आसान होता। आर रेडियस का अगर हम स्फीयर लें, या ऐसे अगर हम स्फीयर लेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये सब बन नहीं रहा अच्छे से, बट चार्ज को यहाँ मान लेते हैं कहीं थोड़ा अच्छा दिखे। तो अगर हम स्फेरिकल लेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन हमारा अच्छा हो जाएगा और इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। फ्लक्स इंटू 4πr² ही करना पड़ेगा, इजीली फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। तो मुझे टोटल फ्लक्स तो नोन है कि अगर मैं इस रेडियस का एक स्फीयर मानूं तो मेरा टोटल फ्लक्स हो जाएगा Q/ε0। तो टोटल फ्लक्स अगर Q/ε0 है तो इस एरिया से जो फील्ड लाइंस जितनी जा रही होंगी उतनी तो इसके थ्रू भी जा रही होंगी। जो फ्लक्स इस कैप के थ्रू होगा वही तो इस डिस्क के थ्रू भी होगा। तो टोटल फ्लक्स तो मुझे पता है Q/ε0। Q/ε0 इज द टोटल फ्लक्स। फ्लक्स पर यूनिट एरिया, टोटल ये जो फ्लक्स है वो 4πr² पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर मान लो ये अगर अल्फा मान लेते हैं, ऐसे अल्फा है, ये अल्फा है, तो इतने एरिया में कितना फ्लक्स होगा, तो इनटू द एरिया, इनटू एरिया हो जाएगा 2π। r² में बेटर ये रहेगा कि हम स्मॉल लिखें क्योंकि जो स्फीयर है उसकी रेडियस आनी है। ये हो जाएगा 2π या 4πr² इंटू 2πr², 1 - cos अल्फा। ये हो जाएगा Q/2ε0, 1 - cos अल्फा। डायरेक्टली ये रिजल्ट अप्लाई कर कि स्फेरिकल पे आर रेडियस के स्फीयर पे मैं टोटल फ्लक्स बता सकता हूँ, क्लोज कर दूंगा 2πε0 कि Q/ε0 हो जाएगा। बट इस एरिया में कितना है वो मुझे पता नहीं है, तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया इंटू एरिया कर देंगे। और अब ये एरिया फाइंड करने के लिए ये प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। तो प्रोसेस जो है टाइम सेव करने के लिए ये हो सकता है कि हाँ चलो यहाँ से ये बेसिक भी समझ में आना चाहिए कि कभी करना पड़ गया तो कैसे एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करेंगे, और इसके लिए याद रख सकते हैं इसका 2πr², 1 - cos θc। समझे? जी सर। Yes, sir. Uniformly charged circular plate का है सर, यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर प्लेट के लिए नहीं। ना ये फ्लक्स निकाला है, फ्लक्स इस चार्ज का इस सर्कुलर प्लेट से, यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं, नॉर्मल सर्कुलर प्लेट है। तो ये इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, ऐसे फ्लक्स कैलकुलेट करने जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर ऐसे फ्लक्स कैलकुलेट करने जाएंगे तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये वैरी कर रहा होगा, अलग अलग डायरेक्शन में होगा, तो थोड़ा डिफिकल्टी होगी, इंटीग्रेशन परफॉर्म करना पड़ेगा पूरा। अगर हम इसको स्फेरिकल से रिलेट कर देते हैं तो जितना फ्लक्स इससे इंटरसेप्ट होगा उतना ही फ्लक्स इसके थ्रू भी होगा, वहां से लिख देंगे। सेम चीज यहाँ पे भाई, जितनी लाइट इससे इंटरसेप्ट हो रही है इस कैप से उतनी ही लाइट बाहर जा रही है। तो हमने क्या कर दिया कि इसको फाइंड कर लिया, ये होता है 2πr², 1 - cos θc। तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी गोइंग आउट, मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी गोइंग आउट, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी गोइंग आउट वो है f, और f स्मॉल f, और वो क्या है, एनर्जी गोइंग आउट पर सेकेंड बाय एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड। तो ये f इज इक्वल टू 1/p, और E क्या था भाई, E इज इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया इनटू एरिया 2πr², r², 1 - cos θc। तो ये जो है कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2, और ये p से p कैंसिल आउट होगा। फ्रैक्शन इक्वल टू 1/2, 1 - cos θc। बस cos θc तो गिवन नहीं है, गिवन है हमारे पास sin θc। व्हाट इज p सर? p इज द पावर, P is the power of the source, बोला था ना, P is the power, energy going per second, energy emitted by the source per second, and E is the energy going out per second। पर सेकंड जितना जा रहा है और कितना सोर्स दे रहा है, हमें बताना है सोर्स का कितना फ्रैक्शन जा रहा है बाहर। तो सोर्स ने हर सेकंड P दिया और E बाहर चला गया, तो फ्रैक्शन क्या हो गया, E डिवाइडेड बाई P। तो ऐसे हो गया 1 - cos θc। अब हमें sin θc पता है, sin θc क्या है, sin θc है 1/μ, तो ये हो जाएगा 1 - square root of 1 -
साइन स्क्वायर थीटा सी मतलब 1 माइनस म्यू का स्क्वायर एज साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। तो cos थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी और साइन थीटा सी को ऐसे लिख दिया। तो थोड़ा सा इक्वेशन बस ऐसे हो जाएगा कि सर थीटा थीटा सी सर बोलो। सर थीटा से क्रिटिकल एंगल है ना? हाँ थीटा सी क्रिटिकल एंगल है। हाँ सर। ये आ जाएगा फाइनल आंसर, म्यू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1, म्यू स्क्वायर माइनस 1। फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी गोइंग आउट, कितना फ्रैक्शन जा रहा है, म्यू की वैल्यू अगर पता है, म्यू वाटर का पुट करेंगे तो परसेंटेज इसका निकाल सकते हैं। परसेंटेज जो है इसका निकाला जा सकता है। अब यही इसी क्वेश्चन के लिए एक सोचने के लिए ऐसे ले सकते हैं, ऐसे ठीक है छोड़ो, सोचने के लिए दे देता हूँ, सोचते रहना बैठ के जस्ट फॉर फन कि लार्ज अगर क्यूब है, कोई लार्ज क्यूब है, लार्ज क्यूब है और ये स्मॉल एक पॉइंट सोर्स है, तो कितनी एनर्जी जो है इस क्यूब से बाहर जा रही है। लार्ज क्यूब है, काफी बड़ा साइज है, तो कितनी एनर्जी बाहर जा रही होगी। तो अब जो कैलकुलेशन किया हमने तो वो एक फेस के लिए किया। अगर ये सिमेट्रिकली लोकेटेड है तो ऐसा हो जाएगा, हर फेस से वही कहानी होगी, हर फेस पे तो एक सर्किल ऑफ इलिमिनेशन बन जाएगा, यस सर। है ना। समझ पा रहे हो कि ऐसा क्वेश्चन किसी ने फ्रेम कर दिया तो इसमें जो है डर नहीं जाना है, बस अब यही है कि इंटू 4 नहीं, 4 तो दिख रहे हैं और 2 जो देखना है ये है क्यूब। 6 यस, आगे और पीछे, बस फेसेस तो अरे 6 अरे सब। आगे पीछे सब देखना है। ये देखो भाई, ये अलग खुश हो रहा है। ये तो वही तो चीज है, मन की आंखों से देखते रहना है इसको कि टोटल जो है यही ये physics है। 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं। तो अब कितनी एनर्जी जा रही है, क्यूब है, लार्ज क्यूब है, तो कितनी एनर्जी आउट जा रही है। तो अभी फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 6E डिवाइडेड बाई P। हर फेज से E एनर्जी जा रही थी पर सेकेंड, तो अगर यहाँ पे 6 फेसेस हैं, क्यूब है, तो 6 फेसेस है 6E डिवाइडेड बाई P। ये हो जाएगा फ्रैक्शन गोइंग आउट। तो इसको जो है ऐसा सर नोट में ये डिजाइन नहीं बन रहा है सर, सिमेट्री नहीं है, नोट में नहीं बन रहा है, सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री नहीं है, 2 जो है दिखाई नहीं दे रहे हैं और 4 दिखाई दे रहे हैं। वही है, नहीं टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट। सर अच्छा, तो वो कल परसेंट कितना आएगा सर वो है फ्रैक्शन, अब कुछ कितना आएगा? परसेंटेज आएगा, म्यू की वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करना। परसेंटेज मुझे लग रहा है कि शायद ये 21 या कुछ ऐसे, ऐसा कुछ है, 19 कैलकुलेट करना। एक बार म्यू की वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर सकते हो वाटर के लिए, तो ऐसा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऑप्टिकल फाइबर पे। अच्छा, वो पेपर जो है, पेपर एक जो है वो पोस्ट किए हैं चामल सर, उसमें वो डायमंड वाला क्वेश्चन उसमें दिया हुआ, उसको किए तुम देखे उसको? पेपर एक कुछ पोस्ट किया हो, सैंपल पेपर या क्या देखे? देखने को देखा नहीं? नो सर देखे नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, उसको पेपर देखा है, क्वेश्चन नहीं देखा। उसमें देखो मैं क्या आंसर है? तो उसमें एक दिया हुआ है, उसको करना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है सर।
नेक्स्ट ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर क्वेश्चन है, ये एक ऑप्टिकल फाइबर है। सर फिजिक्स में इस बार असर्शन रीजनिंग आएगा क्या? असर्शन रीजनिंग किस में, बोर्ड में? हाँ हाँ सर, हाँ सर, बोर्ड में लग रहा है असर्शन, असर्शन और सैंपल में दिया है। पैराग्राफ भी है शायद। यस सर। हाँ सर। तो पैटर्न कुछ लग रहा है मॉडिफाई हो गया उसका, ठीक है देखेंगे। अगर वो सैंपल पेपर दिया हुआ तो वो तो सीबीएसई का ही रिलीज किया हुआ होगा तो आएगा। रिड्यूस्ड सिलेबस भी है, एडवांस से इंस्पायर्ड होगा थोड़ा बहुत, पैराग्राफ टाइप भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है उसमें। Yes, sir. तो और टफ हो जाएगा वो रटने वालों के लिए। सर फिर कुछ साल बाद बोलेंगे बोर्ड से ही सब सिलेक्शन हो। है बोर्ड से सब सिलेक्शन हो गया, आज टफ हो जाएगा ऐसे नहीं, मतलब स्टूडेंट के लिए क्या, टीचर के लिए भी कई सारे टफ हो जाएगा। ये तो वो तो अभी पेपर अगर उस ट्रेंड पे चेंज होगा, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन भी है उसमें, सब कुछ है, तो फिर वो तो काम खत्म हो गया ना। व्हाट इज बायोट-सावर्ट लॉ एंड डेराइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। अब वो तो बिल्कुल स्ट्रेट वायर का बिल्कुल स्ट्रेट डेरिवेशन था। अब सर वो जो कॉम्प्रिहेंशन है उसका खाली ऑप्शन वाइज क्वेश्चन है, हाँ मल्टीपल चॉइस खाली है, और हाँ, मतलब सब्जेक्टिव शॉर्ट नहीं है, आंसर नहीं है। शॉर्ट आंसर नहीं है। वो क्या पता लग रहा है कि मतलब इस बार ऑनलाइन एग्जाम कराने के मूड में क्या सीबीएसई, यस सर, पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप है। पूरा वो लग रहा है ऑनलाइन नहीं हो सकता है कि सर, सब ऑनलाइन नहीं हो सकता है। ऑनलाइन नहीं हो सकता है। Online. कैसे, क्यों? विश्वास है एचआर डिपार्टमेंट पे। सर नाम हो। अभी अब जो सैंपल है उसकी खैर ठीक है, वो सब डिस्कशन का, वो तुम्हारे लिए क्या है, कुछ भी होगा क्वेश्चन का आंसर देना ही पड़ेगा ना, छोड़ो बस फोकस क्वेश्चन पे। ऑप्टिकल फाइबर है और यहाँ पे बाहर एयर है, मान लिया यहाँ पे क्लैडिंग नहीं है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा हुआ है ये कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स refractive index of optical fiber so that there is TIR for all angle of incidence, so that there is TIR for all angle of incidence, और ऐसा बोल सकते हैं कि no light emerges from the fiber, or no emergence of light from fiber, कि कोई भी रे जो इंसिडेंट हो वो बाहर जाए ही नहीं, बिल्कुल जो एक बार आ गया बस अंदर गायब। तो ऐसा म्यू हमें सेलेक्ट करना है कि देयर इज नो इमर्जेंस, कोई भी इमर्जेंस ना हो, चाहे कोई भी एंगल पे आए लाइट रे, एक बार जो अंदर आए वो बाहर ना जाए, काम खत्म। तो इसके लिए क्या करना है हमें, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो ऐसे क्वेश्चन में हमें एक मिनिमम या मैक्सिमम म्यू ऐसा पूछा जाता है, क्योंकि अब तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। फिक्स एंगल होगा तब तो फिक्स आई होगा, उससे फिक्स आर होगा, उससे कुछ फिक्स म्यू होगा, वो हम फाइंड कर लेंगे, वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जनरल क्या होगा कि बिल्कुल फ्री है, फिक्स कुछ भी नहीं है, तुम्हें बस ये सोचना है कि भाई क्या म्यू मैं सेलेक्ट करूं सो दैट कि इसमें टीआईआर ऑलवेज हो, ऑलवेज कोई भी रे बाहर स्केप ना करे। तो इस केस में क्या करना है, हम एक पोजीशन सोचेंगे, कैसे कि यहां से तो किसी एंगल को लिया, यहां से कुछ आर आया, ये हुआ आर,
थीटा 0 u इंफिनिट, थीटा 0 साइन थीटा साइन थीटा 0। अच्छा ठीक, हाँ ठीक है, u इंफिनिट, u कैसे म्यू कैसे इंफिनिट, नहीं नहीं, साइन थीटा सी इक्वल्स 1 बाय म्यू, फिर म्यू इनफिनिट होगा तो साइन थीटा सी कहाँ से 0 है? साइन थीटा सी तो 1 बाय म्यू होगा ना, थीटा सी थोड़ी 0 है, ये कहाँ से आ गया? सर मतलब क्रिटिकल एंगल 0 हो गया, उससे ज्यादा तो फिर तभी पॉसिबल होगा। तो क्रिटिकल एंगल 0 कहाँ बोला गया है? क्रिटिकल एंगल तो एक मीडियम के लिए फिक्स है, क्रिटिकल तो एंगल थोड़ी वेरिएबल है। क्रिटिकल हर एंगल इज, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कुछ होना चाहिए उस हाँ टाइप का। हाँ, बात उस टाइप का, यस, कि जब सारी वैल्यूज हैं यहाँ से, तो TIR होने का चांस कहाँ पे है? यहाँ पे तो TIR होगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो एयर से आ रहा है, म्यू में डेंसर है, यहाँ पे TIR होगा नहीं, यहाँ पे तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। TIR हमें इस पॉइंट पे चाहिए, और एक बार अगर हम इंश्योर कर देते हैं कि ये TIR हो गया, तो हमेशा ये इंश्योर रहेगा कि ये TIR ही होगा। वंस TIR इज ऑलवेज TIR। तो ये ये है थीटा। अब जो सबसे मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस हो यहाँ पे इस सरफेस पे, जो सबसे मिनिमम है, सबसे मिनिमम थीटा, अगर वो TIR को पार कर जाता है, क्रिटिकल को क्रॉस कर जाता है, तो बाकी सारे थीटा ऑटोमेटिक कर जाएंगे। भाई सबसे चमत्कारी स्टूडेंट अगर पास हो जाता है तो बाकी सारे पास हो जाएंगे। उसी टाइप का है कि जो सबसे मिनिमम एंगल जो है, अगर वो क्रिटिकल से क्रॉस हो जाता है तो बाकी सारे क्रॉस हो जाएंगे, बाकी सबका TIR हम इंश्योर कर देंगे। मतलब हमारी कंडीशन इसमें ये होने वाली है कि थीटा मिनिमम शुड बी, थीटा की जो सबसे मिनिमम वैल्यू है, थीटा की जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो जाए, वो ग्रेटर देन लिमिटिंग केस में थीटा सी हो जाए। कंडीशन ये होगी। अब इस कंडीशन से हम बैक ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, अब ये देखो, यहाँ से आई को चेंज करेंगे, आई के चेंज की रेंज क्या है? आई के चेंज की रेंज है 0 से 90 डिग्री। जब ये 0 से 90 होगा तो अकॉर्डिंगली ये भी चेंज होगा, आर भी चेंज होगा, आर चेंज होगा तो थीटा चेंज होगा। तो हमारी कंडीशन क्या है कि थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्रिटिकल, तो क्रिटिकल से ज्यादा होना चाहिए। तो अब कंडीशन देखो, यहाँ पे देखो, आर प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ट्रायंगल में अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये आर प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, आर प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, आर प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से हो जाएगा आर प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पाई बाई 2। तो अगर थीटा मिनिमम होगा तो आर मैक्सिमम होगा जिस वैल्यू पे, क्योंकि इनका सम कांस्टेंट है। थीटा मिनिमम तो आर मैक्सिमम, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2। आर की मैक्सिमम वैल्यू अगर होगी, आर मैक्सिमम होगा तो आई भी मैक्सिमम होगा। आई अगर मैक्सिमम होगा तो क्या होगा, कितना होगा? 90 होगा। आई अगर मैक्सिमम होगा तो वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 90 हो सकता है। तो हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, साइन आई मैक्स इंटू 1 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर मैक्स। तो आई जो है 90 डिग्री, तो साइन आर मैक्स इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। सो व्हाट इज आर मैक्स? आर मैक्स जो है क्रिटिकल। और अगर रिलेट करोगे कि भाई 90 और क्रिटिकल का तो एक पेयर होता है, 90 रेयरर में होता है और वो डेंसर में होता है। रे इधर से उधर जाए, इधर से इधर आए। अगर डेंसर से रेयरर आएगी तो TIR बोलेंगे, उधर से इधर जाएंगे तो रिफ्रैक्शन बोलेंगे। बट ये तो एंगल क्या है? RC हो गई। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? थीटा सी। आर की मैक्सिमम वैल्यू हो गई थीटा सी। तो थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई? थीटा की मिनिमम वैल्यू, देन ये हम बोल देंगे इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 टू थीटा मिनिमम इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा सी। अब कंडीशन क्या है? थीटा मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी। तो बस आ गई कंडीशन, पाई बाई 2 माइनस